देखिए, हमारे पास ये स्केल है और मैं इस स्केल को अपनी इस उँगली पे बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट? नाउ किसी भी पॉइंट पे रखने पे ये गिर रही है, राइट? और अब देखिए ये हो गई बैलेंस, राइट? तो ऐसा स्पेशल क्या है इस जगह पे जिससे ये बैलेंस हो रही है? आइए जानते हैं इसका आंसर। ये बैलेंस हो रही है क्योंकि यहाँ पे है एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी, इसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो उस पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमें बॉडी के किसी भी और पार्ट पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी आम भाषा में सेंटर ऑफ मास समझने की बात। तो चलिए फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में, राइट? ओके। सो फिजिक्स कहता है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास है। किस सेंस में? ट्रांसलेशन मोशन के सेंस में, राइट? ऐसे मानिए जैसे कि हम लोग चुनाव में किसी न किसी को वोट देते हैं और वो एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ये माना जाता है कि हमारी वॉइस का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो हमारे विचार हैं, राइट? ठीक वैसे ही जो सेंटर ऑफ मास को आप एक लीडर मान सकते हैं सारे पॉइंट मासेस का, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम पूरी बॉडी का मास मान सकते हैं कि है। किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन को दर्शाने के लिए, राइट? ओके, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, राइट? लाइक दिस। अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं रॉड को फोर्स लगाने के, एक तो सेंटर ऑफ मास से और एक तो किसी भी दूसरे पॉइंट से। तो देखा गया जब हमने उस बॉडी पर फोर्स लगाया और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, तब बॉडी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो किया, ओके? लेकिन जब वो फोर्स किसी भी ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जो कि सेंटर ऑफ मास नहीं है, तब आपको मिलेगा ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेटरी मोशन से क्या मीनिंग है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे चलता चला जाएगा। रोटेशन से क्या मीनिंग है कि हमें एक ओमेगा मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे एक पॉइंट के अराउंड बॉडी घूमने लगेगी, राइट? सो अच्छा, ट्रांसलेटरी और रोटेशन का क्या मतलब है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे भी जाएगा और पूरी बॉडी उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट भी करती हुई जाएगी, या फिर कोई और पॉइंट हो सकता है। क्लियर है इतनी सी बात? बट हमारे एग्जांपल में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही बॉडी रोटेट करती हुई जाएगी। क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आया होगा। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो थी हमारे पास एक ना सिंपल जानकारी। अब चलिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं और सारी चीजें। तो मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 और m2 है। इन दोनों पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर भी है r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है, राइट? किसी एक रेफरेंस फ्रेम में। अच्छा, अब दो पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन भी होगा, तो इस इंटरेक्शन की वजह से इनके बीच में F12 एंड F21 फोर्सेस हैं, जहां पे F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, यानी कि एक पार्टिकल की फोर्स है दूसरे की वजह से, और F21 का मतलब है कि दूसरे पार्टिकल पे फोर्स है पहले की वजह से। क्लियर है इतनी सी बात? ओके। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सिस्टम है इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी काम कर रहे हो, राइट? तो जो फोर्स पार्टिकल नंबर 1 पे लग रहा है उसको बोलते हैं F1 एक्सटर्नल, राइट? और जो पार्टिकल 2 पे लग रहा है उसको बोल दिया F2 एक्सटर्नल। यहाँ तक क्लियर है? ये सारे फिगर एक साथ ही बनाए जा सकते थे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अलग अलग करके बनाए गए, बट ये दिखाते एक ही सिचुएशन को, राइट? तो लास्ट में हमारे पास है एक सिस्टम, इसमें दो पार्टिकल हैं जिनका पोजिशन वेक्टर अलग अलग है, जिनके बीच में कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, राइट? और इस दोनों पार्टिकल्स पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं।
राइट, जिनको हम लोग अब सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो मान लेते हैं कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द होल सिस्टम, जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 2, तो मास टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। वैसे ही अब 2 पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है क्या, F1 एक्सटर्नल प्लस F2, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन, राइट नाउ। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं क्या, न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ थे ना, हम उनसे क्या जानते हैं कि जो बॉडी का एक्सीलरेशन होता है वो क्या है, बॉडी का एक्सीलरेशन होता है फोर्स टाइम्स, अच्छा, अब हम लोग जानते हैं क्या, बॉडी की एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ position vectors, right, with respect to time. So we have a1 vector and a2 vector, both are double differentiation of their position vectors, right. Okay, अच्छा, अब अगर हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ देखें, जो क्या कहता है, वो ये बोलता है कि किसी भी बॉडी का जो मास टाइम्स एक्सीलरेशन आएगा, वो बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट सम होगा, नेट यानी कि वेक्टर एडिशन, राइट। तो अगर हमारे पास जो मास 1 है, ठीक है, उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो, एक फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल और दूसरा एक इंटरनल फोर्स है जो कि दूसरा पार्टिकल पहले पे लगा है, राइट। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, राइट। अब एक्सीलरेशन को क्या भी लिख सकते हैं, d2 अपॉन dt स्क्वायर, राइट। तो हमने क्या लिखा, m1 d2 अपॉन dt स्क्वायर और पोजिशन वेक्टर, राइट, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली ऐसा ही हम लोग दूसरे पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे क्या होगा, टोटल फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस जो फोर्स लगा रहा है दूसरे पार्टिकल पे पहले पार्टिकल के द्वारा, राइट। F2 एक्सटर्नल प्लस F21, क्लियर है। इन दोनों का सम क्या होगा, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, सो m2 मास और a2 क्या हो गया इसका एक्सीलरेशन, क्लियर है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म्स में भी, राइट, डिफरेंशिएशन के टर्म्स में। अब आप सोचिए कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ही चीजों को ऐड कर दे रहे हैं। ओके, और हम लोग ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक तरफ मिलेगा m1 a1 प्लस m2 a2, यानी कि मास टाइम्स एक्सीलरेशन, दोनों पार्टिकल्स के दोनों का एडिशन, प्लस एक तरफ मिलेगा सारे फोर्सेस, कौन कौन से, पार्टिकल नंबर 1 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, प्लस पार्टिकल नंबर 2 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, प्लस दोनों इंटरनल फोर्सेस जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, राइट। अब सोचो, एक सिस्टम है, राइट, उसमें 2 पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन नहीं हुए, हाँ बिल्कुल हुए। तो जब एक्शन रिएक्शन हुए तो हमें पता क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट का जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 0, जैसे कि +5 एंड -5 ऐड कर दो क्या आएगा, 0, क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे F12 प्लस F21 फोर्सेस का एडिशन हो गया 0। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें नेट मिलेगा एक्सटर्नल फोर्स, यानी इंटरनल फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो गया, m1 a1 प्लस m2 a2। अब इस F एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग लिख दिया पूरा नेट फोर्स, F नेट का मतलब क्या हो गया, दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन, राइट। अच्छा, तो एक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे लग रहा है, राइट। तो क्या होना चाहिए, पूरे सिस्टम का मास इनटू पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, राइट, सिस्टम का मास इनटू सिस्टम का एक्सीलरेशन। अच्छा, जो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे हैं, क्लियर, इतनी सी बात। थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा वही सेंटर ऑफ तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा वही पूरी बॉडी का नेट एक्सीलरेशन होगा ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर है। अच्छा, सिस्टम का मास क्या होगा, 2 ही पार्टिकल है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा सिस्टम का मास। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए ध्यान से, F नेट इज इक्वल टू m टोटल मास इनटू नेट एक्सीलरेशन।
और अगर हम लोग पीछे वाले इक्वेशन को ध्यान से देखें इसको, राइट, इक्वेशन नंबर 3 को, तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 और हमारी इक्वेशन क्या एक ही बात नहीं दिखा रही है। अब हम लोगों ने क्या किया, नेट फोर्स की यहाँ पे वैल्यू रख दी, राइट, क्लियर इतनी सी बात। और हमारे पास आ गया m टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइड बाई, ठीक, 1। नाउ अब हम लोग m को शिफ्ट कर देते हैं, राइट, m चला गया यहाँ से यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम टोटल, राइट, ये इक्वेशन हमें मिल गई। यहाँ पे m क्या है, टोटल मास, यानी कि m1 प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, m इज इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2, क्लियर इतनी सी बात, राइट। अब देखो ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसी इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं, राइट। देखिए हमें यहाँ से मिल गई ये वेलोसिटी, क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी क्या दिख रहा है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू m1, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि v1 का, सेम चीज m2 के साथ, राइट, m2 dv अपॉन dt, ओके, डिवाइड बाई टोटल मास। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर थोड़ी सी आपको थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन आता है तो आपको पता चलेगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो गई, यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, फिर इसका ऐड कर दे सबके लिए, डिवाइड बाई टोटल मास, राइट। अब देखिए जो चीज हमने एक्सेलरेशन के लिए की है वही कर सकते हैं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने ऐसे लिखा हमें ये नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली तरीके से, राइट, डिफरेंशिएशन का यूज करके, उसकी नॉलेज का यूज करके हम लोग RCM निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या है, जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर, अगर वो बहुत छोटा पार्टिकल है यानी कि, तो मास टाइम्स सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पार्टिकल प्लस मास टाइम्स सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड पार्टिकल्स डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, यानी दो पार्टिकल थे, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। तो ये जो r1 और r2 है ना, क्योंकि हमारे पार्टिकल बहुत 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 छोटे थे, ठीक है, तो उनका जो पोजीशन वेक्टर होगा वही उनका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे मान लीजिए एक एटम है, अब एटम का मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, उसी पॉइंट पे, इतना छोटा है, तो जब उसी पॉइंट पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है तो वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, राइट। तो यानी कि जो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वही उसका सेंटर ऑफ मास का वेक्टर है, क्लियर इतनी सी बात, दैट्स वाई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो था हमारे पास दो पार्टिकल के लिए, अगर हम अपने पार्टिकल्स बढ़ा लें, दो की जगह तीन कर लें, तीन की जगह चार कर लें, बहुत सारी कर लें, तो क्या होगा, सिंपल, हमने क्या देखा है, हमने देखा है क्या, मास टाइम्स उस पार्टिकल का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर। अब पार्टिकल्स बहुत छोटा है तो उसका पोजीशन वेक्टर, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा, मास टाइम्स पोजीशन वेक्टर प्लस मास टाइम पोजीशन वेक्टर, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके लिए यही करेंगे, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स जितने भी इन्वॉल्व है, राइट। सो मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर इतनी सी बात, यानी कि m1 r1 एक पार्टिकल, फिर m2 r2 दूसरे पार्टिकल का, फिर तीसरे का, और जितने जितने लास्ट पार्टिकल मान लेते हैं n तक है तो mn rn डिवाइड बाई टोटल मास, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, RCM यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू समेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, i से लेके n तक, और जहाँ पे mi ri। अब m जो i की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 2, तो यानी कि आपको जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपको मिल जाएगी, राइट। इसको कुछ ऐसे लिख दिया है ना, टोटल मास से डिवाइड करते हैं, टोटल मास आ गया m, क्लियर इतनी सी बात, अच्छा, ओके। अब देखो जो पोजीशन वेक्टर है ना, राइट, इसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं स्पेस में, या कार्टेशियन
प्लेन में, राइट, एक्स वाई जेड, राइट। सो अब एक्स वाई जेड क्या होते हैं, आर के कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। तो सिमिलरली क्या हम एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। तो क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए जहां जहां पे आर आएगा वहां वहां पे एक्स लिख देंगे। आर सी एम की जगह आ जाएगा एक्स सी एम, राइट, और आर वन की जगह एक्स वन, आर टू की जगह एक्स टू, डॉट डॉट डॉट, राइट। सिमिलरली सेम प्रोसीजर बाई के लिए, सेम प्रोसीजर जेड के लिए, क्योंकि क्या है उस आर के कंपोनेंट है। तो जब कंपोनेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो सारे ही सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। क्लियर है? ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स सी एम बराबर क्या आ गया, देखो यहाँ पे आर आता था एक्स आ गया, आर आता था एक्स आ गया, आर आता था एक्स आ गया। क्लियर है? सेम तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बाई के लिए, राइट। यहाँ पे अगर मैं बाई लिख दूं तो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा बाई वन, यहाँ पे बाई टू, बाई थ्री और बाई एन, राइट। जेड के लिए लिखना हो तो बाई की जगह फिर से आ जाएगा जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड एन, और एक्स सी एम की जगह आ जाएगा जेड सी एम। क्लियर है इतना? ओके। सो आपने देखा यहाँ तक हम लोग जो निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का है, राइट। एक यहाँ जैसे कि मान लीजिए मोती है बहुत सारे, ठीक है, अच्छा, या फिर मोतियों की माला एक सिस्टम में है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या हो कि हमारे पास एक कंटिन्यूस बॉडी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है, राइट, या मैं खुद, या कोई भी ऐसी बॉडी जो कंटिन्यूअस है जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है। अब क्या करेंगे? अच्छा, सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे कैलकुलस की हेल्प। कैलकुलस में क्या होता है, बेसिकली हम एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, एज्यूम करते हैं, राइट। जैसे कि हमारा वो पार्टिकल ही हो, इतना छोटा मानेंगे कि वो हमारे लिए एकदम एटम हो गया मान लीजिए। और अब उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको, सबका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, राइट। तो क्या मानेंगे, देखिए अब ये हमारे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डीएम नाम का एक छोटा सा, डीएम मास का छोटा सा ये पार्टिकल है, मान लीजिए बहुत बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल। इस बॉडी पे क्या होंगे, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो इन सब का मास इनटू इनका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करें, फिर सबको ऐड कर दें, ठीक, डिवाइड बाई क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर दें, तो हमें इस कॉन्टिन्यूस बॉडी का क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, राइट। तो डीएम क्या हो गए, सोचो एक पार्टिकल है डीएम जिसका मास डीएम है इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस फिर से छोटा सा मास डीएम इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस फिर डीएम इनटू तीसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, राइट, डॉट 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 ऐसे कर देंगे। तो इसके बाद क्या है, सबको क्या करेंगे, ऐड, तो हमें दिखेगा कुछ ऐसे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जो समेशन साइन था, जो समेशन साइन साइन था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये जो समेशन साइन साइन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, राइट। और एम आई क्या हो गया, डीएम हो गया, और आर आई क्या हो गया, उस जगह का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? बस यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिख दी। क्लियर इतनी सी बात? ओके। सो कंटिन्यूअस बॉडी में कुछ नहीं करना है, सिंपली एक एलिमेंट मान लेना है और बस कैलकुलेशन का यूज करना है, दैट्स इट, राइट। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या, ये जो आर है ना, ये जो आर दिख रही है आपको, ये जो आर दिख रही है, ये आर क्या है, जो भी एलिमेंट हमने माना है ना उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। क्लियर इतनी सी बात? इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे कि कितना रोल प्ले करता है, राइट। सिमिलर तरीके से अगर हम लोगों को एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालने हो तो क्या आ जाएगा, इस आर की जगह अब आने लगेगा एक्स, आ गया, आरसीएम की जगह एक्ससीएम, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई सीएम मीन्स सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, राइट। और देखो वाई आया तो यहाँ भी वाई, जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जेड आ जाएगा, राइट, जिस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे वो निकल के आ जाएगा, राइट। अच्छा, ओके। और हमें पता है ये पहले से, क्या आर वेक्टर क्या होगा, सीधी सी बात है, एक्स वेक्टर, एक्स कंपोनेंट इनटू आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में,
ये हम लोग अपने वेक्टर की जानकारी से पहले ही से जानते हैं, राइट? ओके। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें अपनी जिस नॉलेज का यूज करके कुछ कॉन्टिन्यूस बॉडीज का जो सिंपल है काफी, उनका हमें निकालना है क्या? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है इतनी सी बात? ओके। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक रॉड है, ठीक है? इस रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसी रॉड है? रॉड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कुछ इस तरह से स्केल की तरह, यानी कि इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, बदलेगा नहीं, राइट? ओके। तो अब क्या है, देखिए टोटल मास इसका क्या है? m, l इसकी लेंथ है, ठीक है? ओके। तो हम अब क्या करेंगे? अपना लगाएंगे जुगाड़, यानी कि एलिमेंट मानेंगे जो कि बहुत बहुत इनफाइनाइटली पतला हो, राइट? ओके। तो हमें x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल हमने माना, ये रहा, जिसकी लेंथ है dx, राइट? यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल, पतला है। ओके। अब इस छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा? यानी कि dm। dm क्या होगा इसका? यानी कि मास पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाई इस पार्टिकल की लेंथ, जो कि ये कितनी है? dx, राइट? तो हमें dm मिल गया। क्या? dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, ओके। अब देखो, अब x डायरेक्शन में हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। अब ये खुद में ही है बहुत पतला, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा x डायरेक्शन में? ये खुद, राइट? सो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया ये खुद, यानी कि x जो पोजीशन है वो आ जाएगी। ओके। तो RCM क्या होता है? जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है, डिवाइड बाई टोटल मास इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू RCM ऑफ दैट एलिमेंट। ओके। अब इस एलिमेंट का RCM क्या? ये x है, राइट? ओके। dm क्या? जस्ट हमने निकाला था, क्या है? m अपॉन l इंटू dx। तो यहाँ पे देखो, मैथ dm की जगह ये आ गया, r की जगह आपको यहाँ पे x मिल गया। अभी हम लोग x ही क्यों निकाल रहे हैं, राइट? जाहिर सी बात है। ओके। तो हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है? उसकी लेंथ हम लोग कंपोनेंट वाइज निकाल रहे हैं, राइट? तो x निकाल लेंगे, फिर y निकालेंगे, z, राइट? सो x की बात कर रहे हैं तो हम लोग x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं अभी। ओके, यहाँ पे x कर लीजिए, ठीक है? XCM। अब देखिए, सिंपली हमने क्या किया? बस पुट कर दी वैल्यू। जैसी वैल्यू पुट करी, आपको क्या मिलेगा? 1/m, बाहर का बाहर है, ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पे एक, इसके अंदर इंटीग्रेशन है 0 से लेके l तक, क्योंकि 0 इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, l क्या है? उस रॉड का लास्ट पॉइंट, राइट? सो dm की जगह आ गया m अपॉन l इंटू dx, और RCM जो था उसकी जगह आ गया x, क्योंकि x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, राइट? इसको अब थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m और l क्या है? कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे बाहर, राइट? ये कुछ कैंसिल आउट होंगे, m से m कैंसिल, बचेगा 1/l, राइट? x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2। इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से लेके l तक, और आपको फाइनली हमें मिल जाएगा l/2। क्लियर है? ओके। अच्छा, आप इस कैलकुलेशन को खुद भी करके देख सकते हैं। ओके। नाउ तो हमें x कंपोनेंट मिल गया, किसका? रॉड का l/2, यानी उसकी लेंथ जितनी थी उसका हाफ, मिड पॉइंट पे। तो y की तो बात की नहीं है। ओके। तो मान लेते हैं अगर ये, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम तरीका हम लोग y के लिए लगा सकते हैं, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि ब्रेथ b थी, तो इसका बाई सेम क्या आ जाएगा? बाई सेम आ जाएगा y/2, क्योंकि सारी चीजें सिमिलर है, राइट? ओके, कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो क्या हम एक ट्रायंगल का निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो ट्रायंगल है ना, वो एक ही सेम मटेरियल का बना हुआ है, राइट? इस केस में क्या होगा? देखिए, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल के एक और जो कॉर्नर है वहाँ पे पॉइंट साइज है, लास्ट में काफी बड़ा है। तो अगर एक ही मटेरियल से बना हुआ है तो क्या होगा, और अगर सेम उसकी मोटाई है, तो इसका मास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, राइट?
इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग तो इसका जो मास है इंक्रीज होगा। किस तरह से इंक्रीज होगा, वो इसका सिस्टम ये है, इस तरह से इंक्रीज होगा कि किसी लेंथ x पर इसका मास होगा m0/L इंटू एल। आपको ये देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स, राइट, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए क्योंकि m0 और l क्या है, कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे m क्या होता था, स्लोप हमारा कांस्टेंट, तो कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही है, यानी कि इसकी वो बात कर रही है इस इक्वेशन में, ठीक है, ये लाइन हो सकती है, ओके। अच्छा चलिए, इतना समझ में आया। तो यानी कि अगर अब हम लोग किसी ये कोई एलिमेंट माने, हमने एलिमेंट लिया इस तरह से, तो इस एलिमेंट का मास क्या होगा, सोचो, मास तो वेरी कर रहा है, राइट, और इसकी जो मोटाई है कितनी है, dx, बहुत ही पतला सा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका खुद का पोजीशन वेक्टर यानी कि x, ठीक है। तो इसका मास क्या होगा, सोचो, मास वेरी कर रहा है x के साथ, तो जिस x पे होगा ये, एक तो उसका पार्ट रहेगा, दूसरा क्या है, इसकी खुद की मोटाई, ओके। तो जब ये l के साथ वेरी कर रहा है, उसका आया सिस्टम क्या, m0/L इंटू एक्स, यानी इस x पे मास इस तरह से वेरी कर रहा है, इंटू इसकी मोटाई, राइट, तो क्या हो गया इसका, इस एलिमेंट का मास जो कि है, चूंकि स्मॉल एलिमेंट है तो dm लिखा हुआ है, तो dm इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाई l x इंटू dx, राइट। अब हमारे पास dm की वैल्यू है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है उस पॉइंट पे, सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए तो पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये था हमारा फॉर्मूला, राइट, xm इज इक्वल टू क्या है, dm x डिवाइड बाई dm का इंटीग्रेशन, राइट, यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आई थी वैल्यू dm की, m0/L x dx, x की जगह क्या आ गया यहाँ पे, ये वाला x, नीचे सिंपली dm की वैल्यू रखी हुई है, क्लियर इतनी सी बात। अब क्या करेंगे, m0 और l कांस्टेंट है, तो जितने कांस्टेंट है सारे के सारे बाहर, यानी कि m0/L और m0/L आ गया कांस्टेंट बाहर, क्लियर इतनी सी बात। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, सेम चीज है। तो हमें क्या मिल गया, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नीचे एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to L, 0 to L, पुट किया, हमें मिल जाएगा इसका आंसर, ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा एल क्यूब बाई 3, लिमिट लगाने पे एक्स एल स्क्वायर बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे आपको मिल जाएगा 2L/3, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, हमें मिला ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर सी बात है, राइट, ओके। यानी कि अगर हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसे था, यहाँ से अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो ये 2L/3 यहाँ मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बेस से कितना हो जाएगा अगर इधर से मेजर करें, तो टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, यानी कि L/3, क्लियर है। अच्छा, अब सोचो बाई क्या होगा, ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके रख लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, राइट। तो मान लीजिए अगर हमारा ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, तो हमने इसको ऐसे रखा, ठीक है, सेम तरीका लगेगा, सब कुछ सेम है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोचिए, बेस से यहाँ पे क्या मिल रहा है, L/3, तो हमें यहाँ पर भी इसकी हाइट का h/3 मिल जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब कोई सोच सकता है कि मान लीजिए कि हमारे पास, देखिए यहाँ पे, क्लियर नहीं सी बात, बेस से L/3 और कॉर्नर से 2L/3, क्लियर इतनी सी बात, ओके। नाउ अब अगर कोई सोचे, सोचो कि ऐसे ना हो, हमारे पास कोई ट्रायंगल कुछ ऐसा हो, क्या करेंगे, राइट, हो सकता है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर देंगे, क्लियर इतनी सी बात। तो हमें क्या मिल गई, दो ट्रायंगल, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। अब इन दोनों का ही सेंटर ऑफ मास हाइट पे क्या होगा, h/3, तो यहाँ से भी h/3,
ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। तो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा हमें, यानी कि h/3। अब x में निकालना हो तो राइट, देन हम लोग जो फॉर्मूला सीख के आए हैं पीछे यूज कर सकते हैं, क्या, m1r1 + m2r2 डिवाइड बाई टोटल मास, राइट। ओके, आई होप यू गेट इट नाउ। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। बार बार सेम तरीका, क्या, एक छोटा एलिमेंट मानेंगे, राइट, उस छोटे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरी बॉडी के लिए, राइट, डिवाइड बाई द टोटल मास ऑफ द बॉडी। इसका डीएम क्या होगा, ये वायर है आपका, अगर यूनिफॉर्म वायर है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पाई आर, राइट। ये सेमी सर्कल है, देखिए सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2 पाई आर। अब ये आधा है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर, यानी लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी, पाई आर। ठीक है, ओके। तो ओके, तो अब डीएम मास जो है, यहाँ पे लेंथ देखो कितनी होगी इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, राइट। ये क्या है, आर डी थीटा, इसकी लेंथ। ओके, तो अब क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ। तो मास, तो टोटल मास था m, टोटल लेंथ क्या हो गई, पाई आर, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ कितनी है, आर इंटू डी थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, हमें क्या मिल गया, डीएम, यानी कि इस एलिमेंट का मास। अब इस एलिमेंट की तो बहुत छोटा एलिमेंट है, राइट, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी खुद की पोजीशन, राइट। सो देखो, अब अगर इसका हमें देखो बाई कंपोनेंट निकालना हो, तो इसकी जो बाई कंपोनेंट की जो वैल्यू है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का, राइट। सो अगर हमें बाई निकालना है बाई डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, बाई सी एम इज इक्वल टू 1/m और आ गया डी एम इंटू बाई, राइट, क्योंकि बाई क्या है इसका, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास है। ओके, अच्छा, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बाई क्या हो जाएगा, सोचो, इसकी अगर रेडियस ये आर है, ये थीटा बेस का है, तो ट्रायंगल टेक्नोमेट्री थोड़ी सी लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। डीएम हम लोग जो अभी निकाला है क्या, एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, राइट राइट, 1/m की जगह 1/m है। ठीक है, इसको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अब। ठीक है, सारे कांस्टेंट इकट्ठे हो गए, देखो एम अपॉन पाई आर इंटू आर, ये सारे कांस्टेंट इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इनको हमने पहले ले लिया बाहर, अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन में, साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक। इसकी क्या वैल्यू होती है, साइन थीटा इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस थीटा, राइट। बस इतना ही किया और लिमिट लगा दी, राइट। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 2r अपॉन पाई। क्लियर इतनी सी बात। ओके, सो ये मिल गया हमें उस जो सेमी सर्कुलर वायर है ना, उसका बाई कंपोनेंट यहाँ से। ठीक है, अब एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा सा, जितना मास इस तरफ है उतना ही मास दूसरी तरफ है, तो सेंटर मास कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो अगर हम इस मिडिल पॉइंट को ओरिजिन मान लें, तो हमारा सेंटर मास क्या आ जाएगा, एक्स सी एम इज इक्वल टू 0, राइट। और अगर हम बाहर से मान रहे हैं तो इस मिडिल पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, तब इस x की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा हो जाएगा एक्स सी एम, राइट। किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रखा है, राइट। सो ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि x ओरिजिन पे ही है, राइट, और 2r अपॉन पाई, ये हाइट के टर्म्स में। कहाँ से, यहाँ से, अगर इस तरह से तो ये वाला, यहाँ ये वाली हाइट। क्लियर इतनी सी बात। ओके, अब हम लोग मान सकते हैं, निकालना हमें सेमी सर्कुलर प्लेट का, राइट। ओके, अब देखिए इसमें क्या करें,
एक तो तरीका क्या है कि सारे जितने पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे मान लें, सबको ऐड करें, बहुत दिक्कत है। लेकिन अभी हमने सीखा है उसका यूज कर लेते, राइट। क्या सीखा है? सीखा है एक सेमी सर्कुलर वायर। तो और हम लोग, एक प्लेट है हमारे पास, है ना, राइट। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? हम लोग एक छोटा सा वायर रखे ऐसे सेमी सर्कुलर, फिर उसके पीछे एक और छोटा सा वायर लगा दे सेमी सर्कुलर, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और हम लोग ऐसे करते जाएं, तो क्या हमें सेमी सर्कुलर प्लेट नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अपना एलिमेंट एक सेमी सर्कुलर प्लेट ही माने, राइट। तो इसलिए हमने अपना यहाँ पे सेमी सर्कुलर प्लेट को अपना एलिमेंट मान लिया, आई मीन सेमी सर्कुलर वायर को, राइट। क्लियर इतनी सी बात को? तो जैसे ही सेमी सर्कुलर वायर को अपना एलिमेंट माना, तो क्या करना होगा? सबसे पहले उसका मास। अब प्लेट है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डेंसिटी की, राइट। तो मास इसका क्या होगा? इसका मास होगा इस जो वायर निकाला है हमने, ये एलिमेंट जो है, इसका एरिया इनटू मास पर यूनिट एरिया, राइट। तो टोटल मास अगर इस प्लेट का m है, ठीक है। अब इस सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर इतनी सी बात, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया इनटू इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा? देखो, पाई आर डी आर। कैसे? इसकी लेंथ टोटल कितनी है, राइट? पाई आर ही होगी, अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, राइट। क्या है? पाई आर। इसकी लेंथ, ये लंबा हो गया। अब इसकी मोटाई कितनी है? डी आर। तो ये हो गया टोटल इसका एरिया, राइट। तो पाई आर इंटू डी आर, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया टोटल डी एम, यानी कि स्मॉल मास ऑफ द जो हमारा एलिमेंट है, राइट। 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर मास क्या है? 2r अपॉन पाई, बाई डायरेक्शन में, राइट। एक्स क्या, और ओरिजिन मानते हैं तो 0। अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये देखो, बाई सी एम इज इक्वल टू 1/m 0 डी एम बाई सी एम। यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा 2r अपॉन पाई, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो बस अब क्या किया, अपनी अपनी वैल्यू पुट कर दी। ये होगा हमारा डीएम, ये हो गया हमारा बाई सी एम, राइट। डीएम हम लोग निकाल चुके हैं, पुट किया। सिंपल कैलकुलेशन करना है, राइट। सारे कांस्टेंट बाहर, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? ये पाई कांस्टेंट है, 2m अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर ले लिया, राइट। ये 2 कांस्टेंट है, 2 अपॉन पाई आ गया, 2m अपॉन आर स्क्वायर आ गया, m से m। इनको जब कैंसिल आउट किया, आर अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा केवल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बाहर आ गया 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, अंदर का इंटीग्रेशन किया हमने, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी, राइट। इसको सॉल्व करने पे हमें लास्ट में क्या आ जाएगा? बाई सी एम ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट क्या है? 4r अपॉन 3 पाई। क्लियर इतनी सी बात? सिमिलरली अब प्लेट है और हम अपना ओरिजिन ले लें उस सिमेट्रिक पॉइंट को, राइट। जैसे ये प्लेट है, अब मिडिल से काट दें, राइट। जितना इधर है उतना ही इस तरफ, लेफ्ट राइट बराबर। तो इसका सेंटर मास एक्स में क्या हो जाएगा? यही ओरिजिन, राइट। क्लियर इतनी सी बात? ओके, नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेंटर मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके, ठीक है। निकालते हैं कैसे? सेम तरीका, एक एलिमेंट लेंगे, उसका मास निकालेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास का वेक्टर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल मास कर देंगे, राइट। तो डीएम निकाला। अब ये हेमिस्फीयर, यानी कि आपकी कटी हुई बॉल समझिए इसको, ठीक है। इस बॉल पे एलिमेंट क्या आ जाएगा? एक प्लेट की तरह मिलेगा हमें, ठीक है। प्लेट प्लेट होगी पूरी सर्कुलर प्लेट, ओके। तो अब देखो, ठीक है, उस प्लेट का थोड़ा सा हाइट होगी, यानी कि बहुत ही पतला सिलेंडर मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? बहुत ही पतला सिलेंडर। रोटी समझते हैं आप, वैसे समझिए, राइट। अब देखिए, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो इस जो एलिमेंट है हमारा, इसका मास क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम एलिमेंट का, राइट।
तो एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। यहाँ पे इस कंडीशन में जो हमारा ये बहुत ही एलिमेंट जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है, एक्स, तो पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई एक्स स्क्वायर, हाइट कितनी है इसकी, वाई की जगह डी वाई, राइट। तो ये हो गया इसका क्या, स्मॉल वॉल्यूम। मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मान लेते हैं टोटल मास ऑफ द हेमीस्फीयर क्या है, m, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है कितना, 2/3 पाई आर क्यूब होता ही है, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुट की, हमें मिल गया dm। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी रेडियस r हो और जो एलिमेंट इस बेस से y दूरी पे हो, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है इतना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, राइट। ओके, नाउ अगर हम लोग सब कुछ ऐसा ही करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/m dm/cm, राइट। सो वैल्यू पुट की, दी को आगे ये मास पर यूनिट वाला, राइट, इनटू इसका वॉल्यूम इनटू इसका कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई, राइट। प्लेट है ऐसी, वाई डिस्टेंस दूरी पे, तो क्या है, सब कुछ सिमेट्रिक है पाई से, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वाई। वैल्यू पुट की, कांस्टेंट बाहर सारे के सारे, हर एक सारे कांस्टेंट बाहर, राइट। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए सबको, कांस्टेंट कैंसिल आउट कीजिए। तो सिंपल कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, पॉज करके आप देख भी सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से करने के बाद लास्ट में मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 3r/8। ये क्या है, अगर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है, 3r/8। ये आपका बाई कोऑर्डिनेट हो गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। एक्स कोऑर्डिनेट फिर से सिंपल सी बात है, बॉडी सिमेट्रिक है एक्स में, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, राइट। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, अब देखिए हमें निकालना है किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। इसमें फिर से क्या करेंगे, फिर से एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट क्या होगा हमारा, छोटा सा सिलेंडर, जस्ट लाइक रोटी। क्लियर इतनी सी बात, सेम तरीके से। ओके, अच्छा, उसके पहले ये सोचिए कि कौन बनता कैसे है। कौन को देखिए, अगर आप हम लोग एक ट्राइंगल लें और उसको उसकी हाइट के अराउंड रोटेट करा दें तो हमें कौन मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कौन की रेडियस r है, हाइट इसकी h है। इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन सकते हैं। एक बड़ा ट्राइंगल जिसको इस h के अराउंड रोटेट कराने पे हमें कौन मिला था, कंप्लीट कौन, और छोटा ये, राइट, जिसका बेस अगर हमें जो मिलेगा वो हमें दे देगा हमारा छोटा सा सिलेंडर। ओके, अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे, राइट, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे x/r करें, यानी कि बेस डिवाइड बाई बेस करें, तो क्या मिलेगा, हाइट डिवाइड बाई हाइट, राइट। क्लियर इतनी सी बात, ओके। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट मिल गई x, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें पता है हमारा मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। ये रहा वॉल्यूम के सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इसकी हाइट क्या है, डी वाई, तो डी वाई आ गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। सिंपलीफाई करने पर हमें इसका मास मिला ये, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी खुद की डिस्टेंस, राइट, क्योंकि ये क्या है, छोटा सिलेंडर, एकदम प्लेट समझ लीजिए, और वाई डिस्टेंस दूर है बेस से, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ हो जाएगा, वाई पे, राइट। सो हमने इस जानकारी को देखो, ये आ गया हमारा dm, ये हो गया हमारा वाई,
राइट, इंटीग्रेशन 0 to h और टोटल मास। इस सब को जब लोग सॉल्व करेंगे, राइट, सिंपल इंटीग्रेशन है, यू कैन चेक इट आउट, डू योरसेल्फ, राइट। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपको सीधा आंसर मिलेगा लास्ट में h/4। क्लियर इतनी सी बात। यानी कि अगर ऐसे है हमारा कौन, तो सेंटर मास का यहाँ से यहाँ पे h/4। क्लियर इतनी सी बात, ओके। अच्छा, तो ये तक हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें कंडेंस्ड बॉडी के लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। क्लियर है। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसकी लेंथ का आधा, राइट। ट्राइंगल का क्या है, उसकी हाइट का 1/3 फ्रॉम बेस, राइट। वायर का क्या है, 2r/पाई, कहाँ से, इस पॉइंट से। सिमिलरली प्लेट का 4r/3 पाई, और इसके बाद हमारे पास बचता है हेमीस्फीयर और कॉन। तो हेमीस्फीयर का 3r/8 और कॉन का h/4। क्लियर इतनी सी बात, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास एक बॉडी दी हुई है। अब क्या होगा जब हमारे पास बॉडी दी हुई है और मान लीजिए किसी प्रकार से आपने कोई कट लगा के उस बॉडी में से कुछ मास गायब कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया। तो अब बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, राइट। या फिर आपके पास एक बॉडी थी, उसमें आपने आके एक बॉडी और मर्ज कर दी, दो बॉडी चिपका के एक बॉडी बना दी, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, राइट। तो आइए समझते हैं इसको। आप ऐसे एग्जांपल से देखिए कि हमारे पास एक माला है, राइट, ओके। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोती मिलके एक माला बनाते हैं, और इसमें से एक मोती निकाल दिया, या फिर कभी एक दो मोती एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। क्लियर है। अब क्या हो रहा होगा सोचो, और वो ध्यान करें, अपना छोटा सा फॉर्मूला क्या था, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 ऐसे करके चलता रहता है, राइट। डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इतना ही है जब मास ऐड हो रहा था। तो अब मान के चलिए हम लोग कुछ भी ऐड कर रहे हैं, राइट, कुछ नया कुछ ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जिसका मास नेगेटिव हो जाए। यानी कि हमने किसी बॉडी में मास जोड़ा लेकिन नेगेटिव मास जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, टोटल मास 0। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 थे, आपको 95 बनाना है, आप कैसे बनाओगे, 100 - 5, एक ये तरीका है, राइट। दूसरा तरीका क्या है, 100 प्लस -5। कैसे, देखो 100 एक तो -5 है तो हो जाएगा 95। दूसरा क्या करेंगे, 100 प्लस बट -5 तो हो गया 95। सेम नंबर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई नेगेटिव मास का सिस्टम है। क्या है, नेगेटिव मास का सिस्टम है, नेगेटिव मास की कोई बॉडी है, ठीक, ओके। यानी कि देखो दो तरीके हैं, एक बॉडी थी उसमें से कुछ निकाल लिया, ठीक, बॉडी बची। दूसरा तरीका क्या है, उसी बॉडी में उसी जगह पे एक नेगेटिव मास ऐड कर दिया, तो क्या होगा, उसका जितना मास था प्लस उतना ही नेगेटिव मास, टोटल मास हो गया 0, यानी कि वहां पे होल क्रिएट हो गया। क्लियर इतनी सी बात। सो इसको हम कुछ ऐसे ही करेंगे। अब क्या हो गया, एक पुरानी बॉडी थी प्लस मास की, एक नई बॉडी आई माइनस मास की, राइट, ओके। तो सेंटर मास क्या हो जाएगा, m1r1 प्लस m2r2, राइट। सेम तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा सेंटर मास क्या हो गया, हमारी पुरानी बॉडी का मास उसका सेंटर मास प्लस या माइनस करेंगे, मतलब प्लस ऑफ -m, ठीक है, उसका मास जो नई बॉडी हम लगा रहे हैं माइनस मास की इनटू उसका सेंटर मास डिवाइड बाई मास दोनों बॉडी का, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, ऐड करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, राइट। क्लियर है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड दैट यू कैन। अब यही बॉडी अगर हमारी पॉजिटिव मास की हमने ऐड करी होती तो इस नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखो पॉजिटिव, राइट। तो सेम चीज है। तो ऐसे समझिए जब मास हम निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम नेगेटिव मास की बॉडी ऐड कर रहे हैं, राइट। क्लियर है।
तो आई होप इससे आपका जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। याद ये रखना है कि जब इस तरह की चीज़ रहेगी तो यहाँ पे m के साथ क्या आता है, RCM। जब हम लोग पार्टिकल कर रहे थे तब क्या आ रहा था, उसका खुद का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पार्टिकल थे बहुत छोटे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ी बॉडी है, राइट, तो क्या आएगा, उसका सेंटर ऑफ मास। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पे, ठीक, क्लियर है, ओके। इसके बाद देखिए क्या होता है, अब देखिए मास, सेंटर मास शिफ्ट हो सकता है कैसे, ये बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर मास हमें यहाँ मिला है, अब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ तो बॉडी जा रही है, तो अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, सेंटर मास ही शिफ्ट करेगा एक, राइट, या फिर बॉडी के सारे पार्टिकल्स तो मूव नहीं की बट कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो सेंटर मास में कुछ चेंज आएगा, क्लियर है, तो यानी कि सेंटर मास चेंज हो सकता है। अब कैसे चेंज होगा वो समझते हैं, ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका ये समझिए, सेंटर मास बराबर क्या है, हमने इस फॉर्मूले को समझ रहे हैं, राइट, मास टाइम्स सेंटर मास ऑफ दैट पार्टिकल, सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो टोटल मास से, ठीक है, यानी कि अगर सारे पार्टिकल डिस्प्लेस हों, सारे पार्टिकल डिस्प्लेस हों, आर की जगह क्या हो रहा है, अब आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि आर वन होता तो, जैसे आर वन है तो आर वन प्लस डेल्टा आर टू है तो आर टू प्लस डेल्टा आर टू, यानी कि थोड़ा थोड़ा चेंज हुए, राइट, तो जब हम सारे चेंज को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन सेंटर ऑफ मास, क्या मिलेगा, चेंज इन सेंटर ऑफ मास, ये आप प्रूव कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, राइट, क्या करना है, सिर्फ आर वेक्टर की जगह आर वन प्लस डेल्टा आर वन, आर टू की जगह आर टू प्लस डेल्टा आर टू, ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपको चेंज मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सो हमें क्या मिला, हमें मिल गया चेंज इन सेंटर मास बराबर क्या होगा, मास टाइम्स जो चेंज हुआ है हर बॉडी के सेंटर ऑफ मास में, इसको पूरी सारी बॉडी, सारे पार्टिकल्स के लिए ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, क्लियर है, हमें मिल जाएगा ऐसे चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। अब दो चीज है, अब एक तो चीज ये कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, जैसे कि ये बॉडी हमने देखा, मैं इसको अपने यहाँ से खुद ही यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, दूसरी चीज क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, राइट, तो जब कोई बॉडी कुछ लेके जाएगी, कोई दूसरा फोर्स लेके जा रहा होगा, तो सीधी सी बात हमें पता है सेंटर ऑफ मास के चेंज होगा, अभी आपने देखा, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, सोचो, राइट, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम लोग अपना डेरिवेशन देखें जाके, जहाँ से हमने निकाला सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो ये आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर कोई फोर्स ना हो तो क्या होगा, सोचो, ये जीरो हो जाएगा, ए इजक्वल टू जीरो, ए इजक्वल टू जीरो होने पे क्या हो जाएगा, बी इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा क्या, बी कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट, तो हमें ये हो जाएगा हमारा जीरो, राइट, और मान लीजिए हम एक ऐसे फ्रेम में हैं, ऐसे फ्रेम में हैं जहाँ पे हमें, जो हमारा फ्रेम बॉडी के साथ ही मूव कर रहा था, यानी इनर्शियल फ्रेम होगा विद मूविंग विद द बॉडी, और ऐसा फ्रेम जहाँ से हमें बॉडी रेस्ट में दिख रही है, तो क्या होगा, इसकी बी भी जीरो हो जाएगी, राइट, राइट, तो यानी कि क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और हम इस फ्रेम में बैठे हों जिससे बॉडी रेस्ट में दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो किसी बॉडी पे, ठीक है, और हम एक ऐसे फ्रेम में हो जो बॉडी के साथ ही मूव कर रहा है, इनर्शियल फ्रेम है, उस फ्रेम में हमें सेंटर ऑफ मास चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, राइट, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी जो पहले थी बॉडी की वही बाद में रहेगी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, और हमारा ऐसे फ्रेम में जो बॉडी के साथ ही मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास में चेंज कितना होगा, जीरो, क्लियर, इतनी सी बात। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं इसको, आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लेते हैं
ऐसे देखिए, एक बॉल थी, आपने फेंकी तो कुछ इस बात है उसने मूव किया, ठीक है। अब मान के चलिए कि उस बॉल के अंदर किसी ने कोई टाइम बॉम्ब रख दिया, ठीक है। तो बॉडी जब मूव कर रही थी तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, ठीक। तो अब सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? तो सेंटर ऑफ मास वैसे ही मूव करेगा जैसे एक्सप्लोजन ना होता तो बॉडी सेंटर ऑफ मास मूव करता। यानी कि जो पीसेस होंगे उन वो आपस में क्या बात करेंगे कि भाई साहब ठीक है, हम लोग अलग तो हो रहे हैं लेकिन ऐसे अलग होंगे किसी बाहर वाले को पता ना चले कि हमारे बीच कोई दिक्कत है। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे मोशन करते हुए दिखना चाहिए कि बाहर से लगे क्या कि बॉडी में कुछ भी हुआ ही नहीं, राइट। तो सेंटर ऑफ मास अगर कभी भी जब भी चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंज आता है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल फोर्सेस उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रही हैं, वो जैसे मूव कर रहा होगा वैसे ही करता रहेगा, राइट। और अगर पहले से रेस्ट में होगा तो रेस्ट में दिखेगा, किसी वेलोसिटी बी से मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी बी से ही मूव करता हुआ दिखेगा, राइट। यानी कि सेंटर ऑफ मास सेम वैसे ही मूव करेगा जैसे बॉडी मूव कर रही होती अगर एक्सप्लोजन ना हुआ होता तो। क्लियर इतनी सी बात? ओके। अच्छा, अब सवाल टाइम है कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। ओके, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल बोल रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि सेम मेटेरियल की बनी हुई है, इसकी मोटाई हर जगह सेम है। ओके, अब इस डिस्क में से हमने एक छोटी सी डिस्क कट आउट करके बाहर निकाल दी है। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है। छोटी डिस्क की रेडियस है r/2, हमारे पास जो डिस्क थी उसकी रेडियस थी r, ठीक है। हमें सेंटर मास निकालना किसका? जो बची हुई बॉडी है, राइट। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? नेगेटिव मास का। यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास होगी एक ठीक ठाक सी बॉडी, ठीक है। इसमें हम लोग एक छोटी सी बॉडी को ऐड करेंगे जिसका मास होगा नेगेटिव, यानी कि इसका मास क्या है? नेगेटिव मास है। इसका मास है टोटल मास है, नेगेटिव मास यानी कि माइनस है। इसको करेंगे ऐड, ऐसे करके इसको सवाल को सॉल्व करें, राइट। सिंपल तरीका है। तो इस नेगेटिव मास को हम कहाँ पुट करेंगे? जहां पर हमारी ये बॉडी में होल है, राइट, ठीक। तो पॉजिटिव मास ऑफ दिस बॉडी होल, अगर बॉडी होती वहां पे तो, और इसका नेगेटिव मास क्या हो जाएंगे? टोटल मास m प्लस माइनस एम इज इक्वल टू m माइनस एम इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा? होल मिल जाएगा। ओके, क्लियर इतनी सी बात? ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे इसका। दोनों बॉडी है, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला सिंपल सा है कि RCM क्या होना चाहिए बताइए? RCM इज इक्वल टू m1 और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास प्लस m2 और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस। क्लियर इतनी सी बात? अब सोचो, और हम इसका ऐसे रेफरेंस फ्रेम लें कि इसका जो सेंटर है डिस्क का, बड़ी वाली डिस्क का हमारा, ये हो जाए हमारा ओरिजिन, राइट। तो क्या हो रहा होगा सोचो, यानी कि RCM हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? RCM इज इक्वल टू m1 टोटल मास m, राइट। अच्छा, इसका सेंटर मास क्या है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0 0, ठीक, प्लस छोटा मास माइनस m। इसका सेंटर ऑफ मास सीधी सी बात है, सर्कुलर है तो इसका सेंटर मास क्या होगा? उसके सेंटर पे, यानी कि माइनस में r/2। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये ओरिजिन और हमारी बॉडी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। सो माइनस r/2 डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस माइनस m। तो क्या आ गया हमारी वैल्यू? हमारी वैल्यू आ गई देखो, m इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस प्लस प्लस स्मॉल m r
नीचे आ गया 2 टाइम्स m माइनस स्मॉल। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात को। अब क्या हम स्मॉल m और m निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या m किसका मास है? देखो m इस पूरे का मास है। ठीक है, तो स्मॉल m क्या होगा? m वाले मास की रेडियस थी r, स्मॉल m वाले की रेडियस है r/2। तो मास क्या होना चाहिए? देखो, और एक ही मटेरियल के अगर बने हुए हैं तो क्या हो रहा होगा, सोच के देखो। देखो, यानी कि स्मॉल m बराबर होगा मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया कितना है इसका? पाई r स्क्वायर इनटू इस छोटी सी डिस्क का एरिया क्या है? पाई r/2 का स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। स्मॉल m की वैल्यू क्या आ गई? m/4। इसको यहाँ पुट कर दो, XCM क्या मिलेगा हमें? m/4 इंटू r डिवाइड बाई 2 टाइम्स m माइनस m/4 क्या आ जाएगा? 3m/4। क्लियर इतनी सी बात? कैंसिल आउट कर दो, m/4 से m/4 कैंसिल आउट, आंसर मिला r/6 पॉजिटिव। राइट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा r है, अगर ये ओरिजिन है और ये x है, तो हमें r/6 यानी कि यहाँ कहीं मिलेगा r/6 न्यू सेंटर ऑफ मास मिल गया हमें इधर। राइट, क्लियर इतनी सी बात? ओके, अब मान के चलिए हमारे पास है कुछ दूसरा सवाल। इसमें क्या किया, इसमें हमने उसी सेम मास को जो हमने काटा था ना, दूसरी तरफ लगा दिया। एक जगह से काट के निकाला, दूसरी जगह लगा दिया। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मानिए इस डिस्क को ऐसे कि हमारे पास एक डिस्क थी m मास की। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया एक स्मॉल m/4 मास पॉजिटिव वाला, और इधर ऐड किया माइनस m/4 मास की डिस्क। ठीक है, सबको ऐड करके सेंटर मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, बहुत ही सिंपल है। अब तो देखो क्या हो गया, हमारे पास हो गया XCM इज इक्वल टू XCM इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? m इंटू 0 माइनस प्लस माइनस m/4, राइट, माइनस टाइम्स, क्योंकि r/2 रेडियस है, जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, m/4 माइनस r/2 प्लस क्या, प्लस आ गया हमारा m/4 इंटू r/2। ठीक, तीनों की चीजें ऐड कर दी, डिवाइड बाई किसका? m प्लस माइनस m/4 प्लस m/4। इतनी सी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिए क्या आ गया हमारे पास। हमारे पास आ गया XCM इज इक्वल टू m इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस, राइट, तो यानी कि m r डिवाइड बाई 8। क्लियर है? 4 2 जा 8 प्लस m r डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई m माइनस m/4 प्लस m/4 कट के कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा हमें? हमें बचा, इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा? 2m r डिवाइड बाई 8m इज इक्वल टू, m से m कैंसिल, 2 से 4 यानी कि r/4। क्या मिल गया हमें? सेंटर ऑफ मास। क्लियर इतनी सी बात? आई होप यू गेट इट, राइट? ओके, नाउ इसी तरह पे एक और सवाल है। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, एक है हमारे पास कौन, ठीक है, दूसरा है नीचे
हेमीस्फीयर। इस तरह से है कि जो कॉन का जो बेस है उसकी रेडियस और हेमीस्फीयर की रेडियस सेम है, तो इस अटैच्ड। अब सवाल ये बोल रहा है कि इसकी हाइट h क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिससे इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर रहे, यानी कि ये इसका सेंटर ऑफ मास बना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, और दोनों सारे बने हैं किसका, सेम मटेरियल से बने हुए, राइट। तो मान लेते हैं कि सेंटर, उससे पहले इसका मास क्या होगा, सेम मटेरियल से, यानी कि सेम डेंसिटी, राइट, यानी कि रो हो जाएगी सेम सेम। तो मास क्या होगा, मास होगा रो टाइम्स वॉल्यूम, राइट, रो टाइम्स वॉल्यूम। क्लियर इतनी सी बात। तो मास ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिलेंडर का क्या होगा, आई मीन कॉन का क्या होगा, पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर एच, और वहीं हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब क्या करना, अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे है, हम अपना रेफरेंस फ्रेम बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा रेफरेंस फ्रेम, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पे ही मिल रहा है, राइट। सो अगर हम लोग थोड़ा सा यूज करें, फॉर्मूला यूज करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो, y इज इक्वल टू बाई सी एम इज इक्वल टू m1/1 प्लस m2/2 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर है, ओके। अच्छा, यानी कि mc सेंटर ऑफ मास क्या होगा, किसका, कौन का, बेस से क्या रहता है h/4 प्लस मास ऑफ हेमीस्फीयर इनटू इसका कितना होगा, देखो यहाँ से क्या होता है 3r/8 और कौन का h/4, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3r/8 डिवाइड बाई टोटल मास mc प्लस ms। नाउ अब वो ये बोल रहा है क्या, h यानी कि जो y है क्या है, 0 है, राइट, -3r/h। तो अब क्या होगा, नीचे का वाला टर्म अगर हम लेके आएंगे इस तरफ, ये तो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होके 0, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा सिंपल सा, हमें मिल जाएगा mc h/4 इज इक्वल टू ms 3r/8। अब मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट, क्या आ जाएगी, रो इंटू पाई/3 आर स्क्वायर h इंटू h/4 इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3r/8। नाउ देखो पाई/3 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से यहाँ पे एक आर बचा यहाँ पे, राइट। अच्छा, और 4 से यहाँ चला गया 8 2, राइट। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, रो से गया रो। नाउ क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक एच ही यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए और ध्यान से, 2, यहाँ पे 4 बचा है, राइट, यानी कि यहाँ पे बचा है 2 और 4/2 इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात, यानी कि हमें यहाँ पे मिल रहा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6r स्क्वायर, इसका मतलब हो गया एच इक्वल टू आ जाएगा √6r, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, राइट, कॉन्सेप्ट तो एग्जैक्टली यही है, ओके। सो दिस इज होल सिनेरियो, राइट। नाउ अब इसके अलावा क्या हो सकता है,
एक सवाल और अच्छा बन रहा है। देखिए, इस सवाल में क्या है कि एक हमारे पास एक इंसान है, एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा था जिसका मास m है और इंसान का मास स्मॉल है। प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ l है। उसने मूव करना शुरू किया और करते-करते वो पहुँच गया प्लेटफ़ॉर्म के दूसरे एंड पे। ठीक है? तो हमें ये बताना है कि इस सिचुएशन में अगर नीचे फ्रिक्शन कुछ नहीं था, तो जो प्लेटफ़ॉर्म है कितना शिफ्ट हुआ होगा, राइट? यानी कि नीचे प्लेटफ़ॉर्म था, इंसान चला, उसका मन हुआ चलो आगे चलते हैं, बहुत चलते-चलते प्लेटफ़ॉर्म के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच गया। हमें बताना है प्लेटफ़ॉर्म कितना मूव हुआ। सोचिए, एक्सटर्नल फ़ोर्स है कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स है नहीं। स्टार्टिंग में क्या था प्लेटफ़ॉर्म? रेस्ट में था। रेस्ट में था यानी कि डेल्टा आरसीएम क्या होना चाहिए? 0 क्या होना चाहिए? 0 ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है? अब इसको करें कैसे? तो अभी हमने देखा था हमारे पास था क्या? डेल्टा आरसीएम इज़ इक्वल टू क्या? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस। अब सोचो क्या हुआ होगा? तो मान लेते हैं क्या, सिंपलिसिटी के लिए, देखो सिचुएशन फर्स्ट ये थी हमारी, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं से है, ठीक है, ये यही मान लेते हैं, ठीक है, और हमारा इंसान यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक, वो यहाँ से चल के गए आगे तक, तो मान लेते हैं प्लेटफॉर्म कितना खिसक गया नहीं पीछे, कुछ प्लेटफॉर्म मान लीजिए खिसक गया एक्स डिस्टेंस खिसक गया पीछे, ठीक, प्लेटफॉर्म खिसक के एक्स डिस्टेंस कहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स, राइट, इंसान पहुंच गया आगे यहाँ पे। अब ये कितना दूर होगा देखो, और ये टोटल लेंथ अगर एल थी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स। क्लियर इतनी सी बात, राइट। सो अब देखो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का वो तो जहाँ भी रहा होगा, मान लो यहाँ रहा, जैसे कि पीछे आया होगा, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस का चेंज है एक्स का, राइट। सो सारी यानी कि डेल्टा आर वन बराबर क्या है एल माइनस एक्स, डेल्टा आर टू यानी कि ये हो गया हमारा मेन, ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, राइट। कितना हो गया प्लेटफॉर्म चेंज हुआ बताओ, माइनस एक्स। क्लियर सी बात है, राइट। सो अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, डेल्टा आर सी एम सेंटर मास 0 रहना चाहिए, राइट, वो नहीं चेंज होगा, तो 0 इज इक्वल टू, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो m यानी कि मास ऑफ मैन इंटू एल माइनस एक्स प्लस प्लस मास ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू माइनस एक्स। क्लियर इतनी सी बात, डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस स्मॉल m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू की कुछ नहीं रहेगी, तो हमें मिल जाएगा क्या 0 इज इक्वल टू m माइनस एक्स प्लस स्मॉल m l माइनस एक्स। थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे सिंपल, हमें मिल जाएगा m x इज इक्वल टू एम एल माइनस स्मॉल m x, x दोनों तरफ है, एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा m प्लस स्मॉल m x इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल, जहाँ से हमें मिल जाएगा सीधा सीधा x बराबर स्मॉल m l डिवाइड बाई m प्लस स्मॉल m, राइट। तो ये तो वैल्यू आ गई प्लेटफॉर्म कितना पीछे खिसका। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यू गेट इट, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट कैन बी। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी थी जिसका मास
कैपिटल M और जो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक। अचानक से मूव करती है, उसमें एक्सप्लोजन होता है, एकदम बॉडी फट जाती है, 2 टुकड़ों में बट जाती है। अब क्या है, एक छोटा टुकड़ा जिसका मास m/3, इसकी स्पीड u, बड़ा टुकड़ा जिसका मास 2/3m और वेलोसिटी 3v। अब आपको ये बताना है कि जो छोटा टुकड़ा पीछे जा रहा है, इसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। अब देखो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें देखना है एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि बी रहेगा कांस्टेंट, राइट। ओके, एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन है इंटरनल फेनोमेना, राइट। इंटरनल फेनोमेना है, तो क्या रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट, यानी कि BCM रहेगा सेम, राइट। ओके, तो BCM क्या है? BCM है हमारा ये m1r1 प्लस m1b1 प्लस m2b2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो, पहले तो एक ही बॉडी थी, अब हो गए 2, राइट। ओके, पुट कर दो इसमें, क्या आएगा हमारे पास, v की जगह v, क्योंकि पूरी बॉडी b से जा रही तो सेंटर ऑफ मास भी b से जा रहा होगा। अब क्या हो जाएगा, मास है हमारा क्या, m/3, u की जगह u, राइट। ओके, प्लस 2/3 m इंटू 3b डिवाइड बाई टोटल मास यानी कि m, ठीक है। सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, सोचो सोचो सोचो, हमें मिल गया m/b इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट, 2m/b प्लस m/3u, राइट। इसको इधर लेके शिफ्ट कर लो, क्या मिल जाएगा हमें, -m/b इज इक्वल टू m/3u। m से m कैंसिल आउट, हमें मिलेगा -3v इज इक्वल टू, राइट। यानी कि देखो सही आ गया, इसी डायरेक्शन में जा रहा था, राइट। तो u की वेलोसिटी क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई -3 टाइम्स इंटू v, राइट। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो ऐसे ही और ज़्यादा सीखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें रोटेशन का बेसिक स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।